गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 2 के पार्ट 10, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे कंपनी का निर्माण एवं कंपनी को कितने भागों में विभाजित किया गया है। जिसके अंतर्गत हम समझेंगे प्रवर्तक, प्रवर्तन, निगमन, पूंजी का निगमन एवं व्यवसाय का प्रारंभ। लेकिन सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे क्या, तो प्रवर्तन का लाभ, उसका दोष, प्रवर्तकों का दायित्व एवं उनकी भूमिका। प्रवर्तक है क्या, इसका आदि का हम सब क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहले समझते हैं हम कंपनी का निर्माण। तो देखिए, कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम होने के कारण कंपनी का निर्माण स्वयं नहीं हो सकता, किंतु एक लंबी वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करने व विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद निर्माण होता है। इसके निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया, जो मैंने आपको इससे पहले बताया है। क्या क्या, तो पहला है प्रवर्तन, दूसरा है निगमन या पंजीयन, तीसरा है पूंजी का निर्गमन और चौथा है व्यवसाय का प्रारंभ। तो देखिए, निजी अर्थात प्राइवेट कंपनियों को केवल उपरोक्त प्रथम 2 अवस्थाओं से ही गुजरना पड़ता है, जबकि अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक पब्लिक कंपनी को उपयुक्त चारों अवस्था से गुजरने के पश्चात ही अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। तो पूंजी का निर्गमन तो व्यवसायिक प्रारंभिक अवस्था का ही एक भाग है। अतः कंपनी के निर्माण की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती है, प्रवर्तन, निगमन और व्यवसाय का प्रारंभ। तो हम सबसे पहले समझते हैं क्या, प्रवर्तन। अब इसमें हम जानेंगे कि प्रवर्तन है क्या। प्रवर्तन का आशय है, प्रवर्तन कंपनी के निर्माण की एक प्रथम सीढ़ी है। यह एक ऐसी अवस्था या स्थिति होती है जिसमें व्यक्तियों के समूहों के मस्तिष्क में विशिष्ट विचारों के बीज अंकुरित होते हैं। इन विचारों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं के साधन, बुद्धि एवं प्रभाव से कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है। इस योजना के निर्माण में वह विशेषज्ञों की सलाह लेता है। प्रवर्तन कार्य में व्यवसाय हेतु भूमि, भवन, मशीन, श्रम, परिवहन, पूंजी आदि समस्त सुविधाओं को विचार में रखा जाता है। इन समस्त कार्यों के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं, हम प्रवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रवर्तन में व्यावसायिक अवसरों की खोज तथा उनसे लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी, संपत्ति तथा प्रबंधकीय योग्यता के प्रवर्तक का अर्थ ही क्या कहलाता है, जिसको शामिल किया जाता है संगठन में, जो क्रियाओं को शामिल किया जाता है वो कहलाता है हमारा प्रवर्तक। अब हम समझते हैं प्रवर्तक का अर्थ एवं परिभाषा। हमने समझा क्या, प्रवर्तक का आशय। अब समझते हैं हम क्या उसका परिभाषा है। तो देखिए, कंपनी अधिनियम में प्रवर्तक शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी उनके कार्यों के आधार पर प्रवर्तक का आशय ऐसे व्यक्ति से लगाया गया है जो व्यापार संबंधित अनुसंधान करते हैं और किसी निश्चित योजना के अनुसार कंपनी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अर्थात आवश्यक सामग्री को एकत्रित करते हैं तथा कंपनी का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। ये क्या हो गया उसका अर्थ। अब देखिए परिभाषा, तो सबसे पहले हम समझते हैं लॉर्ड जस्टिन बावेन के अनुसार तो प्रवर्तक शब्द कानून का नहीं है वरन व्यापारिक है, जिसके द्वारा संसार के समस्त व्यावसायिक ज्ञान का समावेश होता है तथा एक कंपनी अस्तित्व में आती है। दूसरा देखते हैं हम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 62 के अनुसार तो प्रवर्तक का आशय ऐसे प्रवर्तक से लगाया गया है जो कि प्रविरण या उसके किसी भाग की तैयारी से संबंधित था, जिसमें मिथ्या वर्णन था और उस व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता था जो कंपनी के निर्माण में प्रवर्तक का कार्य करता है। तो ये क्या हो गया हमारा परिभाषा। अब इसी में समझते हैं हम प्रवर्तकों की वैधानिक स्थिति। तो देखिए, प्रवर्तक की स्थिति या संबंध कंपनी के साथ विशिष्ट प्रकार का है। वह वास्तव में कंपनी को अस्तित्व में लाने तथा प्रथम व्यक्ति होता है और जैसे ही कंपनी अस्तित्व में आ जाती है प्रवर्तक का कार्य समाप्त हो जाता है। वास्तव में प्रवर्तक कंपनी का न तो स्वामी होता है और न ही एजेंट और न ही ट्रस्टी होता है। चूंकि कंपनी के अस्तित्व में पूर्व ट्रस्टी, एजेंट या स्वामी सभी व्यर्थ हैं, वास्तव में प्रवर्तक का संबंध इन सब परिस्थितियों के कारण या विश्वासृत हो जाता है, जिसे स्पष्ट कर सकते हैं कैसे, तो प्रवर्तकों द्वारा गुप्त लाभ न लेना, ठीक है, प्रवर्तकों का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व न होना। तो ये क्या हो गया हमारा प्रवर्तकों की वैधानिक स्थिति। अब इसी में देखते हैं हम प्रवर्तकों के अधिकार। तो देखिए, प्रवर्तकों के अधिकार में चूंकि कंपनी निर्माण का पूर्ण कार्य पूंजी की व्यवस्था सहित प्रवर्तक ही करते हैं, अतः इनमें कुछ अधिकार होते हैं जो क्या क्या है, तो पहला है आपका प्रारंभिक व्यय पाने का अधिकार, दूसरा है पारिश्रमिक पाने का अधिकार, तीसरा है तृतीय पक्षकारों से राशि पाने का अधिकार और चौथा है भुगतान की गई राशि पाने का अधिकार। तो देखिए, प्रवर्तकों का अधिकार में क्या क्या बोला गया है, प्रारंभिक व्यय पाने का भी अधिकार है उनको, पारिश्रमिक पाने का भी पूर्ण अधिकार है, तृतीय पक्षकारों से भी राशि पाने का भी अधिकार है, भुगतान की गई राशि को पाने का भी अधिकार है। तो ये क्या बता दिया गया उसका, प्रवर्तकों के
अब है आपके प्रवर्तकों के दायित्व। तो देखिए, कंपनी के प्रवर्तकों के दायित्व का पूर्ण प्रकाश डालना संभव नहीं होगा, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण दायित्व मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सबसे पहला है आपका गुप्त लाभ प्रकट करना। तो देखिए, प्रवर्तन प्रक्रिया के दौरान प्रवर्तक द्वारा कोई गुप्त लाभ लिया जाता है तो उसे अवश्य प्रकट करना चाहिए तथा उसका महत्वपूर्ण हिसाब कंपनी को देना चाहिए। उसका पहला दायित्व हो गया। दूसरा है संपत्ति के क्रय से होने वाले हानि के लिए उत्तरदायित्व। देखिए, उनका दूसरा उत्तरदायित्व बताया जा रहा है। दायित्व के अंतर्गत लापरवाही पूर्वक या निगम के विरुद्ध कोई संपत्ति प्रवर्तकों के द्वारा खरीदी जाती है, इसे हानि होती है तो उसे लिए स्वयं उत्तरदायित्व होंगे। तीसरा है प्रविरण में त्रुटि के लिए दायित्व। तो प्रविरण के निगमन के समय यदि प्रवर्तकों से कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए वे स्वयं उत्तरदायित्व होंगे। चौथा है संविदा पूर्ण करने पर उत्तरदायित्व। तो प्रवर्तकों द्वारा तृतीय पक्ष से जो सुविधाएं प्राप्त की जाती है, जब तक वे पूर्ण नहीं हो जाती उनके लिए क्या होते हैं, वो उत्तरदायित्व होते हैं। पांचवा दायित्व है उनका प्रवर्तक की मृत्यु या दिवालिया होने पर संपत्ति का वसूली। तो यदि किसी प्रवर्तक की मृत्यु हो जाए या वह दिवालिया घोषित हो जाए तो कंपनी प्रवर्तक की निजी संपत्ति से राशि वसूल कर सकती है। ये उनका पांचवा दायित्व हो गया। छठवां है प्रविरण के वैधानिक त्रुटियों के लिए उत्तरदायित्व। तो प्रवर्तक द्वारा यदि प्रविरण को निर्गमित करने से कोई त्रुटि हो जाती है और उसे अंशधारी को हानि होती है तो उसे क्या कहते हैं, इसके लिए प्रवर्तक द्वारा उत्तरदायित्व होगा। सातवें दायित्व के अंतर्गत आते हैं हम कपट या लापरवाही के लिए उत्तरदायित्व। तो प्रवर्तक द्वारा कंपनी के निर्माण में कोई कपट किया जाता है तो लापरवाही के लिए कोई क्षति उठानी पड़े तो प्रवर्तक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। आठवां है परिसमापक की रिपोर्ट का दायित्व। तो देखिए, कंपनी के समापन के समय परिसमापक की रिपोर्ट में यदि प्रवर्तक द्वारा कपट या छल आदि सिद्ध हो जाए और वंशधारियों के आवेदन पर न्यायालय द्वारा ऐसी हानि की राशि देने के लिए प्रवर्तक को बाध्य कर सकता है। ठीक है, और लास्ट आते हैं हम उसके दायित्व के अंतर्गत तो प्रवर्तकों को सजा। तो देखिए, कंपनी अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत यदि प्रवर्तक में कोई मिथ्या वर्णन है तो उसके लिए 2 वर्ष की सजा या 5,000 रुपये दोनों दंड दिए जा सकते हैं। इस प्रकार प्रवर्तक के उत्तरदायित्व की कोई सीमा नहीं है, अतः उन्हें पूर्ण सावधानी से प्रवर्तक कार्य करना चाहिए। इसी में है प्रवर्तकों का दायित्व हमने समझ लिया। अब समझते हैं प्रवर्तकों के कार्य एवं महत्व अर्थात प्रवर्तकों की भूमिका। तो देखिए, कंपनी प्रवर्तक का कार्य क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इनके कार्यों के कारण ही महत्व अत्यधिक हो गया है। प्रवर्तकों को निम्न कार्य करना पड़ता है। तो पहला है कंपनी के निर्माण की कल्पना करना। तो प्रवर्तक को सर्वप्रथम कंपनी के निर्माण की कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि कल्पना के बिना भविष्य की योजना नहीं बनाई जा सकती। दूसरा है प्रवर्तक की योजना बनाना। तो निर्माण की कल्पना करने के बाद कंपनी के निर्माण की एक विस्तृत योजना प्रवर्तक द्वारा बनाई जाती है, जिसमें स्थान, पूंजी, कर्मचारी, निर्देशक आदि का समावेश किया जाता है। तीसरा है समस्याओं पर विचार विमर्श। तो प्रवर्तक के दौरान अनेक समस्याएं आती है, अतः विभिन्न सलाहकारों और विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर समस्याओं का निदान किया जा सकता है। चौथा है निर्देशकों की खोज। तो प्रथम निर्देशकों के रूप में कार्य करने तथा कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्तियों की खोज करना प्रवर्तक का क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। पांचवा है प्रारंभिक संविदा करना। तो यदि किसी विद्यमान व्यवसाय को क्रय कर कंपनी का निर्माण किया जा रहा है तब विक्रेता से आवश्यक संविदा करने का कार्य भी प्रवर्तक द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। छठवां है कंपनी का नाम, पूंजी व उद्देश्य निर्धारित करना, अर्थात उपयुक्त कार्यवाही के पश्चात प्रवर्तक कंपनी का नाम निश्चित करता है। इस हेतु अधिनियम के प्रावधानों का विशेष ध्यान दिया जाता है तथा कंपनी का उद्देश्य, पूंजी की मात्रा व स्वरूप के प्रवर्तक द्वारा निर्धारित कर लिया जाता है। सातवां है आपका भूमि, भवन व मशीनरी की व्यवस्था। तो कंपनी का व्यवसाय भूमि, भवन और मशीनरी के बिना संचालित नहीं किया जा सकता, अतः इन सभी का व्यवस्था करना प्रवर्तक का ही दायित्व होता है। आठवां है आवश्यक प्रलेखों को तैयार करना। तो कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख संस्था के अंतर नियम, पार्षद अंतर नियम, संस्था के ज्ञापन, पार्षद सीमा नियम व प्रविरण को नियमानुसार तैयार करने का कार्य किसका किया जाता है? प्रवर्तक के द्वारा ही तैयार किया जाता है। यह उसका मुख्य दायित्व होता है और उसका कार्य भी होता है। नौवां है पंजीकृत कार्यालय का निर्धारण। तो देखिए, पंजीकृत कार्यालय के अंतर्गत प्रवर्तक द्वारा उस राज्य का नाम जिस राज्य में कंपनी का कार्यालय है, फिर नगर का नाम तथा स्थान आदि का निर्धारण किया जाता है।
10वां है बैंकर्स, दलाल, लेखा परीक्षक, अंकेक्षक, सचिव आदि की नियुक्ति। तो कंपनी के व्यापार के संचालन में बैंकर्स हो गए, दलाल हो गए, अभिगोपक, अंकेक्षक, सचिव आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अतः इनकी नियुक्ति प्रथम बार प्रवर्तक द्वारा तय कर ली जाती है। 5वां है आपका न्यूनतम अभिधान की राशि एकत्रित करना। तो एक सार्वजनिक कंपनी न्यूनतम अभिधान के बिना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती है। 12वां है प्रारंभिक व्ययों का भुगतान करना। तो ये ऐसे व्यय होते हैं जो कंपनी के निर्माण के दौरान किए जाते हैं, अतः इन व्ययों का भुगतान प्रवर्तक को ही करना पड़ता है। 13 है आपका वित्त व्यवस्था करना। तो वित्त या पूंजी के बिना व्यापार की कल्पना करना व्यर्थ है, अतः प्रवर्तक से पूंजी प्राप्त करने के लिए स्रोत व साधन से संबंधित कार्य भी करना पड़ता है। 14 आते हैं हम शेयर बाजार में सूचीयन। तो देखिए, कंपनी के अंशों और ऋण पत्रों के क्रय विक्रय हेतु रजिस्टर्ड शेयर बाजार में कंपनी के अंशों और ऋण पत्रों का पंजीयन करना प्रवर्तक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। 15वां है आवश्यक प्रपत्रों को तैयार करना। तो रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों को तैयार करना व पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कर कंपनी का पंजीयन कराने संबंधित कार्य किसका किया जाता है? प्रवर्तक के द्वारा ही किया जाता है। 16 है आपका निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना। तो उपयुक्त समस्त कार्यवाही के पश्चात प्रवर्तक को निगमन प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार से प्राप्त करना होता है तथा कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। और लास्ट कार्य में आते हैं, या महत्व बोला जाए या फिर उसका भूमिका बोला जाए, तो व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। तो एक प्राइवेट कंपनी निगमन प्रमाण पत्र के पश्चात अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, किंतु पब्लिक कंपनी को अपना व्यापार प्रारंभ करने के लिए रजिस्ट्रार से व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। यह कार्य प्रवर्तक द्वारा किया जाता है। प्रवर्तक द्वारा किए जाने वाले उपयुक्त कार्यों से कंपनी में विशेष महत्व है। तो ये क्या समझ लिया हमने? प्रवर्तक के कार्य और उसका दायित्व। अब देखते हैं हम प्रवर्तकों का पारिश्रमिक। तो देखिए, प्रवर्तक कंपनी के निर्माण के संबंध में विचार से लेकर व्यापार प्रारंभ करने तक अनेक कार्य तथा जोखिम भरे कार्य करते हैं, जिसका पारिश्रमिक मिलना उचित व न्याय संगत है। अतः इन पारिश्रमिक को निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। तो पहला है एक निश्चित राशि देना, अर्थात संपूर्ण कार्य के बदले कंपनी प्रवर्तक को एक निश्चित राशि पारिश्रमिक के रूप में प्रदान कर सकती है। दूसरा है कमीशन देना। तो प्रवर्तकों द्वारा की गई सेवाओं के बदले उनके द्वारा क्रय की गई परिसंपत्तियों पर एक निश्चित प्रतिशत कमीशन दिया जा सकता है। तीसरा है लाभ परिसंपत्तियों का विक्रय, अर्थात सामान्यतः प्रवर्तकों द्वारा कंपनी संपत्ति व्यापार में विक्रय कर दी जाती है, अतः उन्हें इन परिसंपत्तियों को अधिक मूल्य से विक्रय करने की अनुमति प्रदान कर लाभ दिया जा सकता है। चौथा है प्रवर्तकों को निर्देशक प्रबंधक नियुक्त करना, अर्थात कंपनी चाहे तो उनकी सेवाओं के बदले कंपनी में प्रबंधक या निर्देशक बनाकर उनके पारिश्रमिक का पारितोषण प्रदान कर सकती है। तो ये क्या समझ लिया हमने? प्रवर्तकों का पारिश्रमिक हमें किस रूप में दिया जाना चाहिए। अब इसी में हम समझते हैं पार्षद सीमा नियम। तो देखिए, पार्षद सीमा नियम को संस्था या संगम ज्ञापन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पार्षद सीमा नियम का आशय। तो देखिए, पार्षद सीमा नियम कंपनी को दिशा निर्देश देने वाला एक मार्गदर्शक प्रलेख है। क्या बोला जा रहा है? कंपनी को दिशा निर्देश देने वाला एक प्रलेख है। इसे संगम ज्ञापन भी कहा जाता है। इसमें कंपनी के अधिकार सीमा, कार्यक्षेत्र की सीमा व कंपनी के उद्देश्यों का उल्लेख रहता है। इसे कंपनी का संविधान भी कहते हैं। देखिए, किन किन नामों से जाना जाता है? कंपनी का संविधान, संस्था, संगम ज्ञापन, पार्षद सीमा नियम, अर्थात ये सब एक दूसरे के क्या है? समानार्थी है। ठीक है, चूंकि यह कंपनी की आधारशिला है, अतः इसके बिना कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता। इनकी सीमाओं के बाहर किया गया कार्य शक्ति व्यय माना जाता है। इस प्रलेख में परिवर्तन सरलता से नहीं किया जा सकता। अब देखिए इसका परिभाषा। तो कंपनी अधिनियम 1956 में पार्षद सीमा नियम से आशय एक कंपनी के ऐसे पार्षद सीमा नियम से है जो पिछले कंपनी अधिनियमों तथा इन अधिनियम के अधीन मूल रूप से बनाया गया है अथवा समय समय पर परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा देखते हैं हम लॉर्ड मैकलिन के अनुसार। तो पार्षद सीमा नियम का कार्य अंशधारियों, ऋण पत्रधारियों तथा उन व्यक्तियों से है जो कि कंपनी का साथ व्यवहार करते हैं, और इसे योग्य बनना है कि वे जान सके कि कंपनी का संपूर्ण कार्यक्षेत्र क्या है। और इसका उचित परिभाषा बोला जाए तो पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक आधारभूत प्रलेख है जो कंपनी के उद्देश्यों को बनाता है तथा कंपनी के अधिकारों एवं कार्यक्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करता है। तो क्या हो गया हमारा उसका परिभाषा। पार्षद सीमा नियम के प्रमुख वाक्य। तो देखिए, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956
की धारा 13 के अनुसार बोला गया है कि एक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए। नाम वाक्य, उद्देश्य का वाक्य, स्थान वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य, संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य। तो सबसे पहले हम समझते हैं नाम वाक्य। तो देखिए, कंपनी एक कृत्रिम एवं वैधानिक व्यक्ति होती है, अतः इसका एक नाम होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कंपनी का नाम उनके अस्तित्व का ही प्रतीक होता है। कंपनी के नाम के चयन हेतु कंपनी लॉ बोर्ड के सिद्धांत अपनाए गए हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम उद्देश्य वाक्य। तो किसी भी कंपनी के सीमा नियम का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या वाक्य होता है। इसमें कंपनी के उद्देश्यों की जानकारी क्रमवार दी जाती है। कोई भी कंपनी इन उद्देश्यों के बाहर कार्य नहीं कर सकती तथा उद्देश्य नियमानुकूल तथा वैधानिक होने चाहिए, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है मुख्य वाक्य और अन्य वाक्य। तो ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है आपका उद्देश्य अवैधानिक, अनैतिक एवं जन कल्याण के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्य कंपनी अधिनियम के अनुकूल ही होना चाहिए। उद्देश्य निष्पक्ष एवं दूरदर्शी होना चाहिए। तीसरा देखते हैं हम स्थान वाक्य। तो इस वाक्य में कंपनी को उस राज्य का नाम लिखना होता है जिस राज्य में उसका रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित होता है। अतः यह स्पष्ट है कि नाम वाक्य में रजिस्टर्ड कार्यालय ही नहीं लिखा जाता, वरन रजिस्टर्ड कार्यालय के राज्य के नाम का उल्लेख किया जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए है, नीरज कंपनी लिमिटेड का रजिस्टर्ड कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य में स्थित होगा। चौथा है आपका दायित्व वाक्य। तो यह कंपनी के सदस्यों के दायित्व को परिभाषित करता है, क्योंकि सदस्यों का दायित्व असीमित होने की दशा में इस वाक्य का कोई महत्व नहीं होता, किंतु सदस्यों के दायित्व सीमित होने पर इसका उल्लेख करना अनिवार्य होता है। अर्थात कंपनी अधिनियम की धारा 13 के अनुसार अंशों या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियम में इस बात का उल्लेख होना आवश्यक है कि सदस्यों का दायित्व क्या है, सीमित है। चौथा है पूंजी वाक्य। तो अधिनियम की धारा 13 के अनुसार असीमित दायित्व वाली कंपनी को छोड़कर अन्य सभी अंश पूंजी वाली कंपनी के पार्षद सीमा नियम में इस बात का उल्लेख होना आवश्यक है कि कंपनी की कुल चुकता पूंजी कितनी होगी, वह कितने रुपए के अंशों में विभक्त होगी। चूंकि पूंजी वाक्य में अधिकृत या पंजीकृत पूंजी का उल्लेख होगा आवश्यक है। छठवां है आपका संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य। तो एक सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 व निजी कंपनी की दशा में कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित निम्न वाक्य लिखा जाता है। हम निम्न व्यक्ति जिनके नाम व पते निम्नानुसार है इस बात के लिए तैयार की कि हमारे व्यवसाय का निर्माण पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में हो जाए और हमें अपने नाम के सम्मुख दर्शाए अंशों के मूल्य की पूंजी लेना स्वीकार करते हैं। तो ये क्या हो गया है हमारा पार्षद सीमा नियम के प्रमुख कुछ वाक्य, जिसके अंतर्गत नाम, उद्देश्य, दायित्व, पूंजी और संघ हस्ताक्षर वाक्य को हमने क्या किया है, ज्ञात किया। पार्षद सीमा नियम का महत्व। तो देखिए, पहला है कंपनी के निगमन का आधार, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि सीमा नियम कंपनी के निगमन की आधारशिला है, क्योंकि इसके आधार पर ही कंपनी का निगमन किया जाता है। दूसरा है कंपनी की शक्तियों की सीमा का निर्धारण। तो सीमा नियम कंपनी का एक उद्देश्य पत्र है, यह कंपनी की शक्ति व अधिकारों की सीमाओं को सुनिश्चित करता है। अतः बाह्य पक्ष को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वे जिन कार्यों के लिए संविदा कर रहे हैं उसके लिए कंपनी अधिकृत है या नहीं। तीसरा कंपनी का अपरिवर्तनीय चार्टर है। अंग्रेजी कंपनी अधिनियम के तहत 1890 में इंग्लैंड से इसे अपरिवर्तनीय चार्टर भी कहा जाता था, किंतु कार्यवाहकों में कठिनाइयों को देखते हुए विशेष शर्तों का विशेष विधि से अतः अब इसमें परिवर्तन करने का प्रावधान कर दिया जाता है। यह परिवर्तन आंशिक रूप से भी हो सकता है। ठीक, चौथा है आपका उद्देश्य वाक्य सदस्यों के जोखिम को प्रकट करता है। अर्थात सीमा नियम में उद्देश्यों को जितना संकुचित रूप से प्रकट किया जाता है उतना ही सदस्यों का जोखिम कम रहता है, किंतु उद्देश्य जितने अधिक विस्तृत होंगे सदस्यों की सुरक्षा उतनी ही अच्छी होती है। चूंकि यह कंपनी के प्रवर्तक को परिभाषित करता है, अतः यह महत्वपूर्ण क्या है, प्रलेख है। पांचवा है कंपनी का नाम, पूंजी, उद्देश्य एवं स्थान का सूचक। तो जिस कंपनी के उद्देश्य पत्र में कंपनी के नाम, पूंजी व स्थान आदि महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हो जाती है। छठवां है निर्देशकों एवं साक्षियों का हस्ताक्षर। तो कंपनी के निर्देशक जो प्रथम निर्देशक के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं उसे प्रलेख पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, साथ ही उसमें गवाह भी आवश्यक। हमने पार्षद सीमा नियम का अर्थ देखा। अब देखते हैं हम
पार्षद अंतर नियम। ठीक, तो यह कंपनी का द्वितीय सहायक प्रलेख होता है। पहला क्या था, पार्षद सीमा नियम था, दूसरा क्या है, ये पार्षद अंतर नियम है। तो कंपनी के आंतरिक प्रबंध व्यवस्था को संचालित करने हेतु बनाए गए नियमों का संग्रह अंतर नियम है, अर्थात कंपनी इसे उद्देश्य को जिस प्रकार प्राप्त करेगी उसकी उचित प्रबंध व्यवस्था संबंधित नियम अंतर नियम के दिए जाते हैं। कंपनी के विभिन्न अधिकारी, निर्देशक, अंकेक्षक, सचिव, प्रबंधक आदि कार्य करते हैं और अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, पारिश्रमिक, कार्यक्षेत्र आदि की विस्तृत जानकारी अंतर नियम में दी जाती है। यह कंपनी अधिनियम तथा सीमा नियम के अधीन होता है। अब देखिए इसकी परिभाषा बोला जा रहा है, तो कंपनी अधिनियम के अनुसार इसका परिभाषा यह बोला जा रहा है कि अंतर नियम का आशय कंपनी के उन पार्षद अंतर नियमों से है जो प्रारंभ में बनाए गए हो या पहले के कंपनी अधिनियम के अनुसार समय समय पर परिवर्तित किए गए हो। दूसरा परिभाषा है इसका जस्टिन बावने के अनुसार, तो पार्षद सीमा नियम में आधारभूत शर्त होती हैं जिनके आधार पर कंपनी का निगमन होता है, अर्थात अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा, तो कंपनी का निर्माण, प्रवर्तन, उसका दायित्व, महत्व, पारिश्रमिक, सीमा नियम का प्रमुख वाक्य, महत्व और अंतर नियम का अर्थ एवं परिभाषा आदि का हमने आज क्या किया है, अध्ययन किया है।